हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने आया हूँ जो कि है हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। बहुत सारे स्टूडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर छोड़ देते हैं। हो सकता है उन्हें समझ में ना आता हो, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है नहीं, ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं, है बहुत ही आसान। सो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, वन डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में। आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स और यूज़ हुए हुए फॉर्मूले को लिख लें, एक जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट जगह पर लिख लें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर याद रहे। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, वो है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। मतलब कोई जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ही होता है, जिसका जो पोटेंशियल होता है वो कुछ इस एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। सो ये उसका पोटेंशियल एनर्जी है, या आप पोटेंशियल कह सकते हैं सिंपली। और अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो सिंपली आपको पता है ओमेगा जो होता है वो √k/m है। तो आप उसे यहाँ पर पुट करके हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम उसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो हैमिल्टोनियन यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। और ऑपरेटर के टर्म्स में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आपको कुछ इस प्रकार का सोल्यूशन मिल जाता है। देखिए, हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, दीज टू एक्सप्रेशंस, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे भी कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जैम ही नहीं, जेस्ट का भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और जेस्ट का लेवल और CSIR नेट आप कह सकते हो सेम होता है। गेट का, जेस्ट का, सबका लेवल सेम होता है। थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है गेट और नेट के एग्जामिनेशंस में, लेकिन जो लेवल है, जो क्वांटम मैकेनिक्स तो दोनों में ही है, तो जेस्ट के एग्जामिनेशन में इन्हें एक रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। लोअरिंग ऑपरेटर्स का मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है, और रेजिंग ऑपरेटर का मतलब है जो मैंने नीचे लिखा है। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन को आप लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं, आप उसे भी साथ साथ लिखते जाइए। देखिए, सबसे पहला तो आपको ये कि हम जो एच ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है इस केस में, वो ये होता है, जहाँ पर ये जो मैंने ए डैगर ए कैप जो लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है नंबर ऑपरेटर्स। ये आपने पढ़ा होगा अगर आप HC वर्मा को फॉलो करते हुए आए हैं शुरुआत से, तो इसे नंबर ऑपरेटर कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसे आप कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हो, नंबर ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, और कम्यूटेटर रिलेशंस आप कहिए इन जनरल। तो सबसे पहला कम्यूटेटर रिलेशन तो ये है कि यानी जो एच कैप होता है और जो नंबर ऑपरेटर यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और नंबर ऑपरेटर जो होता है इन केस ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो कम्यूट कर जाते हैं आपस में, यानी कि उनका कम्यूटेटर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। कहीं पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता, लेकिन ये चीज़ें किताब में बहुत कम मिलती हैं, और स्टूडेंट को मिलती तो हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता, उसे समझ में नहीं आता। तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लिख लीजिए, कहीं पर लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, ए कैप और ए कैप डैगर, इन दोनों का जो कम्यूटेटर होता है वो 1 होता है। ए कैप डैगर और ए कैप का -1 होता है, बस इसको आप पलट दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी एक ए डैगर का और ए का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो -a है, और ए कैप डैगर और ए कैप डैगर वो ए कैप डैगर ही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए इसे आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब बात आती है दोस्तों एनर्जी आइगन वैल्यू की। देखिए, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी आइगन वैल्यू आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। खासतौर पर मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को HC वर्मा पढ़ने के लिए। तो HC वर्मा में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर तो नहीं है तो आप इस डायरेक्टली फॉर्मूले को लिख लीजिए। ये एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला है, En = n + ½ h×ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास हाफ, जैसे आपको पता है जो V होता है वो V होता है ½ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर कहीं पर आपने देखा है कि ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 ओमेगा आपको लिखना है। अगर 4 ओमेगा स्क्वायर है तो 4 ओमेगा लिखना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ओमेगा है इसलिए h× ओमेगा है, अदरवाइज ये h×2 ओमेगा भी हो सकता है, h×3 ओमेगा भी हो सकता है। तो ये आपका एनर्जी आइगन वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए
एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, आपने जीरो पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट आपने सुना होगा। जीरो पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट ये होता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के केस में जो जीरो यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो नहीं होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। आपने अगर किताब पढ़ा है ढंग से तो देखा होगा ZPE जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, मतलब इसमें आप नीचे देखेंगे मैंने कुछ बातें बताई हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स बाउंड स्टेट एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्यू टू कंसिक्वेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्यों होता है ऐसा? वैसे तो कंसेप्चुअल बात होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्यों होता है। क्योंकि इन वन डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स जो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है, ये तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ये मैंने बताया भी हुआ है अपने एक वीडियो में, आप जाके उसे देख सकते हैं कि जो En होता है वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। ए का मतलब होता है विड्थ, जो कि वो बॉक्स की जो विड्थ है। अब आपको पता है, देखिए अगर E ज़ीरो है, अगर E ज़ीरो है तो डेल्टा x भी ज़ीरो होगा, और अगर डेल्टा P ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है, ये डेल्टा P भी ज़ीरो होगा, और अगर डेल्टा P ज़ीरो हो गया तो यानी डेल्टा x इन्फाइनाइट हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं, ये तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको पता है टोटल एनर्जी इज दिस, हेयर इफ टोटल एनर्जी इज जीरो मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ऐसा होता है। इफ ई इज जीरो देन डेल्टा इज जीरो, तो यहाँ पर टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। इफ द पार्टिकल क्रॉसेस इट्स मीन पोजिशन देन इट विल कम आफ्टर इनफाइनाइट टाइम विच इज इनवैलिड। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आपको लिख लेना है। देखिए जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लीजिए कि एच कैप ए कैप जो मिलता है आपको कुछ इस प्रकार का आइगन वैल्यू मिलता है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, और ये मैंने बताया रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स के बारे में कि रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। इसे आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पूरा देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैट्रिक्स, ये कुछ मतलब हायर लेवल की भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने तब बनाए थे जब मैं MSc में पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हाँ, अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है वेव फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वेव फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो ये होता है, आप इसे लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप DU BHU वगैरह के भी इंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसमें तो डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो मैंने अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा का मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन। अगर आपने किताब पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि अल्फ़ा का मतलब यही होता है m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। ठीक है, और हाँ, अब कंप्लीट वेव फंक्शन यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये HN का मतलब है हर्मिट पॉलिनोमियल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर्मिट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका एक्सप्रेशन भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर आपने n का वैल्यू 0 रख दिया तो ये फर्स्ट वैल्यू है हर्मिट पॉलिनोमियल की, जो कि 1 होती है। इसका मतलब जो आपको साई n मिलेगा वो एक इवन फंक्शन मिलेगा, क्योंकि ये तो चीज़ 1 हो गया और ये एक इवन फंक्शन है। लेकिन जब आप n इज इक्वल टू 1 देखेंगे तो ये HN जो मिलेगा आपको वो x मिलेगा, और x एक ऑड फंक्शन है, तो इसलिए आपको जो फाई n मिलेगा वो एक ऑड मिलेगा। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़। तो अब हम इससे क्या समझे? इससे हम ये समझे कि द एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इवन इफ n इज इवन, और एंड इसके आगे आपको पता है अगर साई n एक इवन फंक्शन है तो यानी कि एक सिमेट्रिक है, ये एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और अगर साई n एक ऑड है तो यानी ये एंटी सिमेट्रिक। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको भी इसको देख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि वेव फंक्शन तो भैया कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो आपको उन्हीं वैल्यूज़ को लेना है। एट x इज इक्वल टू 0 ऑल वेव फंक्शन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी नॉन जीरो। तो ध्यान रखिएगा ऑल इवन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऑल इवन फंक्शंस जो होंगे ना वेव फंक्शन के वो नॉन जीरो होंगे। ठीक, सो अब मैं आपको बताता हूँ।
सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा होता है। देखिए इस फॉर्म में पोटेंशियल लिखा होता है, VXYZ लिखा होगा या VR लिखा होगा, तो उससे मैटर नहीं करता। R स्टैंड्स फॉर एनी पोजिशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ X, Y एंड Z। तो अगर पोटेंशियल आपको यहाँ दिखा है कि X वाला टर्म भी है, उसमें Y वाला भी टर्म है और Z वाला भी टर्म है, तो ध्यान रख लीजिएगा वो एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल दिया हुआ है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वही वाला तब जो श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, जब आप उसे सॉल्व कर सकते हो तो पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स इनफाइनाइट, तो उस केस में आपको पता है जो एनर्जी आइगन वैल्यू आती है वो कुछ इस प्रकार आती है। मैंने सॉल्व किया हुआ है, इतना सब कुछ अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए, ये रहा फाइनल इक्वेशन फॉर, ये रहा वो फाइनल इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। और अगर आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है तो आपको पता है LX, LY और LZ दोनों बराबर होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, और बाकी NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना है। ठीक, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स का केस है। अब आपको पता है डीजेनरेसी, क्यूबिकल पोटेंशियल बॉक्स के लिए भी मैंने किया हुआ है। ये डीजेनरेसी आप पता लगाते हैं किस हिसाब से, ये NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर और NZ स्क्वायर को जो गिवन वैल्यू है उसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि कितनी अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डीजेनरेसी निकाली है यहाँ पर। ये मैंने एनर्जी, ये एनर्जी आइगन वैल्यू लिखा है मैंने और इसके लिए डीजेनरेसी निकाली है, तो डीजेनरेसी मेरे पास 1 ही आएगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ इस चीज़ के लिए ये जो मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू लिखा है इसके लिए डीजेनरेसी 3 आएगी। आप सिंपल चेक करते हैं हम NX और NY और NZ की अलग अलग वैल्यू के लिए, ताकि मुझे N एक फिक्स्ड मिल जाए, 0 1 2 3 4 जो भी है। तो हम जितनी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी NX, NY और NZ की, उसे ही हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ये भी मैंने एक प्रॉब्लम किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके लिए। जब भी पोटेंशियल इस फॉर्म में लिखा हो, देख लीजिए आप, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी तक में जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अगर पोटेंशियल इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशनल केस है। यहाँ पर 2 तरह के हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज बाय इट्स डायरेक्शन, प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। और इन जनरल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए, अगर आपके पास ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड अगर सेम दिया हुआ है तो वो एक आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। और अगर ये चीज़ डिफरेंट दी हुई है, जैसे एक में ओमेगा दिया हुआ है, एक में 2 ओमेगा दिया हुआ है, एक में 3 ओमेगा दिया हुआ है, तो वो एक एनआइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर आपके पास आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर ही आता है, तो ये आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को। अब देखिए एनर्जी आइगन वैल्यू। अब आपको पता है कि एक जो फर्स्ट पोटेंशियल टर्म है उसके लिए ये होगा एनर्जी आइगन वैल्यू, सेकंड के लिए ये होगा और थर्ड के लिए ये होगा, जहाँ पर NX, NY और NZ क्या है वो 0 1 2 3 4 है। अब इन सब के लिए जो वेव फंक्शन होगा नेट, वो ये मैंने यहाँ नेट वेव फंक्शन लिखा है। सिंपली अलग अलग वेव फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास नेट वेव फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो मिलेगा वो एनर्जी आइगन वैल्यू, नेट एनर्जी आइगन वैल्यू आपके पास ये मिलेगा, आप इसे नोट कर लीजिए, नेट एनर्जी आइगन वैल्यू आपके पास ये मिलेगा। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ केसेस बता रहा हूँ, इफ़ पोटेंशियल इज आइसोट्रॉपिक, अगर पोटेंशियल आइसोट्रॉपिक है तो यानी ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों ही बराबर होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उस केस में यहाँ देखिए, ये मैंने आर के टर्म्स में लिखा है, वो मैटर नहीं करता, एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे जो एक्सप्रेशन आएगा जब आप उन इसमें पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे ओमेगा, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा जहाँ पर NX, NY, NZ इंडिविजुअल 0 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, और नेट वेव फंक्शन जो आएगा वो ये आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, तो अब मान लीजिए कि आपके पास NX प्लस NY, जो आप पीछे अभी आपने देखा कि ये वाला एक्सप्रेशन जो था उसमें अगर मैं उसको n मान लेता हूँ, ठीक है, तो n मान लिया तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा आइसोट्रॉपिक, ध्यान रखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है 3D में, जहाँ पर कि सभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सभी डायरेक्शंस में सेम है, वो आइसोट्रॉपिक है, तो ध्यान रख लीजिएगा उसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा वो ये होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको पता है यहाँ 1/2 होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िए, इसको आप नोट डाउन तो कर ही लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है
अगर मैं n की वैल्यू बोल लेता हूँ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है nx1 हो, ये चीज़ है। तो डीजेनरेसी हम ऐसे पता लगाते हैं कि n की वैल्यू एक फिक्स्ड हो अलग अलग nx ny nz के लिए, तो हम उससे डीजेनरेसी पता लगाते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए डीजेनरेसी का, ये देखिए, इससे आप लिख लीजिए, इससे आप कहीं पर लिख लीजिए, ये डीजेनरेसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है डीजेनरेसी फाइंड करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीजेनरेसी ऑफ आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D के केस में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। n का मतलब आपको पता है कि n क्या है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं तो n का वैल्यू 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू 1 है। तो अलग अलग n के लिए आप डीजेनरेसी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मान लीजिए, हाँ ये, अब एनर्जी सेपरेशन आपको पता है, मैंने बताया एनर्जी आइगन वैल्यू अगर ये है तो आप n का वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट करिए, तो आप सेपरेशन देखेंगे, सेपरेशन इज स्टिल h क्रॉस ओमेगा वाइल ग्राउंड स्टेट इज चेंज्ड। ये देखिए, ये इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेपरेशन जो है माइनस करके निकालते हैं तो वो h क्रॉस ओमेगा ही होगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट एनर्जी इस बार चेंज हो चुकी है। पहले n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा होता है, अब n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखिए, मैंने यहाँ प्रॉब्लम भी किया है, इफ़ अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ 2 डायमेंशनल, वो मैटर नहीं करता क्योंकि अब मैंने बता दिया, जनरली बता दिया मैंने 3D में, तो 2D में भी हो सकता है। तो इस केस में आपको Vx और y का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। देखिए सबसे पहले आपको पता है, हाँ आप इसे लिख लीजिए, और इसे भी हाफ के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार आप लिखेंगे 2 ओमेगा का स्क्वायर, ताकि वो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वही वाला टर्म आ जाएगा। तो यानी इसके लिए तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। आप एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा, इसे आप n मान लेंगे, ठीक, n मान लेंगे, और आपके पास जो टर्म आएगा वो होगा n प्लस 3/2। तो आप देख लीजिए, यही वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है, आप इसे भी लिख लीजिए। ये देखिए 2D के केस में अगर आइसोट्रॉपिक है तो जो डीजेनरेसी होगी वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, यानी n प्लस 1 कर दीजिए डायरेक्टली, तो आपको मिल जाएगा क्या, डीजेनरेसी। ये तो मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू लिखा है, बट ये जो n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 का मतलब है डीजेनरेसी, ठीक है। इवन मैंने आगे इसको बताया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए आप, कह रहा है डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट एनर्जी, ठीक, वेयर n इज द इंटीजर, 2 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर विद पोटेंशियल। आइसोट्रॉपिक हो तो आपको दिख ही रहा है, ये देखिए डायरेक्टली मैंने अभी आपको बता दिया, आप डायरेक्टली इसमें निशान लगाइए n प्लस 1, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, आइसोट्रॉपिक है, तो n प्लस 1, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। देखिए मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसका मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, लेकिन अभी आपको ये खुद सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम दिया है मैंने, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन द पोटेंशियल दिए, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है। सबसे पहले इसका एनर्जी एक्सप्रेशन लिखिए। एक आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ पर ये एनाइसोट्रॉपिक है तो एनर्जी एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा nx और ny के टर्म्स में। लास्ट में nx प्लस जो भी कांस्टेंट ny होगा उसे आप n मान लेंगे और चेक करेंगे कौन सा आंसर इसमें मैच हो रहा है। तो करिए आप। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हैं आपके लिए, काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे वो जो वीडियोस मैं आपको बताता हूँ। और उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स नहीं कराता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो आप प्रॉब्लम्स खुद करिए और प्रॉब्लम्स करने के बाद मुझे बताइए कि सर मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आने ही वाला होगा यार, तो उनकी हेल्प कर दो। और जेस्ट के लिए मैं वीडियोस 10th Feb के बाद डालूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे WKB अप्रॉक्सीमेशन ऐड हो जाता है उसमें, और भी पर्टिवेशन थ्योरी ऐड हो जाती है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं 10 तारीख के बाद डालूंगा, और मे भी मैं कल लास्ट अपनी वीडियो डालूँ जैम के लिए। तो तैयारी करते रहिए अपना, क्योंकि सारा चीज़ नहीं पढ़ना होता हमें, क्योंकि आपको पता है ऑन एन एवरेज IIT में एडमिशन के लिए 45 प्लस मार्क्स चाहिए होता है। तो फुल सिलेबस तो नहीं पढ़ना होता हमें, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताएं आपको फॉलो करना है, और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। बाय बाय, टेक केयर।